Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panisha for Competitive Examinations and I am Piyush। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम बात करने वाले हैं आपका जो आरआरबी एएलपी एंड टेक्नीशियन का स्टेज 2 है, उसमें बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का जो आपका 50 मार्क्स का पोर्शन होगा। ठीक है, इसको हम कवर करने वाले हैं और आपको हर दिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, हर एक सेशन में एक एक टॉपिक कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे, जिसमें कि आपका उसकी थ्योरी भी होगी, थ्योरी का पूरा मैराथन होगा, यानी कि जो भी उसका निचोड़ बनता है ना, वो सारा पार्ट होगा। उसमें आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस क्या क्या पूछे गए हैं उससे रिलेटेड, एएलपी में भी और आपके इसके अलावा जो रेलवे के एग्जाम हुए हैं उनमें भी, है ना। इसके अलावा जो और भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बन सकते हैं जो आपका पिछले ईयर को देख करके, उसके हिसाब से ही मैंने कुछ कुछ क्वेश्चंस इसमें डाले हुए हैं। तो अराउंड हम यहाँ 50 क्वेश्चंस करेंगे, उनकी सारी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देखेंगे, थ्योरी देखेंगे, तो इससे आपका क्या होगा, हर एक चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा, है ना। तो पहला चैप्टर है अपना ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट का, इसको फटाफट से कवर करते हैं। और अब मैं देखो आगे एक बार एक ब्रीफ इंट्रो दे देता हूँ कि अब यहाँ पे आप देखो, जो भी मैं आपको बताऊँगा ना, आप देखो मेरी स्पीड हो सकता है कि आपके हिसाब से थोड़ी ज़्यादा हो, कम हो, तो आपको जो भी है अपने हिसाब से या तो 2x पे एडजस्ट कर लो अगर स्पीड कम लग रही है, अगर स्पीड ज़्यादा लग रही है तो उसको 0.75 0.5 इस तरीके से कर लेना एडजस्ट, ओके। बिकॉज़ देखो अभी हमारा मेन टारगेट है कि हमें सारे चैप्टर जल्दी-जल्दी कंप्लीट करने हैं। अब जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा तो उनको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना, वही 50 मार्क्स का सवाल है, ठीक है? और इसके अलावा अब आप जितना ज़्यादा शेयर करोगे, जितना मतलब थो जितना आपका रिस्पॉन्स आएगा उस हिसाब से हम चीज़ें उतना फ़ास्ट-फ़ास्ट कर पाएँगे। बिकॉज़ बैकएंड में भी बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। मैं हर वीडियो में नहीं बोल पाऊँगा कि हर वीडियो में आके मैं बोलूँ अरे शेयर करो, लाइक करो, ये फलाना-ढिमकाना। तो खुद से ही करते जाना। आपका जो भी रिस्पॉन्स रहेगा उसके अकॉर्डिंग ही ये सेशंस आएँगे, ठीक है? अच्छा जी। अच्छा, तो देखो यार, हम आज जो बात करने वाले हैं वो ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स की बात करने वाले हैं। अब ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट से ना आपका 1-2 क्वेश्चन पक्का आते हैं। हर शिफ्ट में आपको एक आधा क्वेश्चन जो है यहाँ से देखने को मिलेगा। और ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट का मतलब क्या है, जब भी आप इंजीनियरिंग ड्राइंग करोगे, तो उसकी शुरुआत वहीं से होगी। भई बोलते हैं ना कि औज़ार अपने पता होने चाहिए। तो ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट जो है वो क्या है कि जब भी इंजीनियरिंग ड्राइंग करते हैं, तो उसमें सबसे पहला जो बेसिक चीज़ निकल के आती है वो है कि आपके इंस्ट्रूमेंट क्या-क्या हैं। तो इसमें आपका ड्राइंग बोर्ड होता है, इसमें आपका टी स्क्वायर होता है, इसमें आपके अलग-अलग इंस्ट्रूमेंट होते हैं। फिर आपका जैसे कि अब देखो कुछ-कुछ चीज़ें तो आपको पता होंगी और उनसे क्वेश्चन आते भी नहीं हैं। जैसे कि आप डिवाइडर देख लो, तो डिवाइडर सबको पता है, रबर का काम सबको पता है ना? इन सब चीज़ों से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आता, जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे। एक तो आपको ड्राइंग बोर्ड बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है? दूसरा आपको टी स्क्वायर के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, ठीक है? तीसरा आपका आता है यहाँ पे पेंसिल्स के बारे में, पेंसिल्स की कौन-कौन सी क्वालिटी होती हैं, क्या चीज़ें हैं, पेंसिल के बारे में भर-भर के क्वेश्चन आते हैं। इसके अलावा आपका ड्राइंग शीट्स हो गई, ड्राइंग शीट्स हो गई, ठीक है? A0 साइज़ की, A3 साइज़ की, A4 साइज़ की, क्या इसमें रिलेशन होता है, लेंथ ब्रेड्थ का रेशियो क्या होता है? तो इससे डिटेल में क्वेश्चन आते हैं ड्राइंग शीट से, ठीक है? और मैं देखो अभी डायग्राम के फॉर्म में सारी थ्योरी समझा दूँगा आपको। एक बार मैं थ्योरी क्लियर करा दूँगा ना, फिर कहीं कोई इश्यू पड़ेगा ही नहीं, है ना? अच्छा, ये हो गया आपका। इसके बाद में आता है एक आपका ये मिनी ड्राफ्टर, ना? मिनी ड्राफ्टर, इससे भी कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और पहले भी पूछे गए हैं, अभी भी पूछे जाते रहे हैं, है ना? इसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। और ड्राइंग बोर्ड में आपको किस तरीके के बोर्ड होते हैं, किस बोर्ड की क्या यहाँ पे शीट साइज़ होता है, क्या उसकी डेज़िग्नेशन है ना? उसके बारे में भी यहाँ पे पढ़ना होगा। फिर आपका आ जाता है पेंसिल, मैंने आपको बता ही दिया। फिर एक स्केलिंग किस तरीके की होती है ना? उससे काफ़ी क्वेश्चंस आपके आते हैं। फिर आपका रोल एंड ड्रॉ हो गया, है ना? एक रोल एंड ड्रॉ होता है, उससे आ जाता है। फ्रेंच कर्व क्या होता है? ये क्या है कि नए टर्म है ना, अक्सर हम लोग यूज़ नहीं करते या नॉर्मल यूज़ नहीं करते हैं, बच्चों को पता नहीं होता। तो फ्रेंच कर्व का हो गया, रोल एंड ड्रॉ हो गया, इसका बेसिक-बेसिक यूज़ पूछ लेते हैं, इसका क्या यूज़ है ना? तो वो भी हम देख लेंगे विथ फिगर, तो उसमें भी कोई इश्यू नहीं है। इसके अलावा मार्जिन्स पूछते हैं कि भई आप एक ड्राइंग शीट में अगर ड्राइंग करोगे, तो उसमें मार्जिन्स किस तरीके से होती हैं? आपका टाइटल ब्लॉक कहाँ होता है, बॉर्डर लाइन कहाँ होती है, फोल्डिंग मार्क कहाँ होता है ना? मार्जिन लाइन कहाँ होती है, कितना ट्रिम होता है, कितने एमएम पे ट्रिम होता है। तो ये सारी चीज़ें कुछ फैक्ट्स हैं जो आपसे अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है? तो हम शुरू करते हैं। एक बार आपको बेसिक का आइडिया लग गया कि क्या-क्या चीज़ें आपसे इसमें पूछी जा सकती हैं यहाँ से पर्टिकुलरली। तो सबसे पहले हम आते हैं ड्राइंग बोर्ड पे, ठीक है? ड्राइंग
बोर्ड, अच्छा मुझे ये आई थिंक कि मुझे इतना ज़्यादा बेसिक तो बताने की ज़रूरत है नहीं कि इतने तरीके की ड्राइंग होती है, एक आर्टिस्टिक ड्राइंग होती है, एक इंजीनियरिंग ड्राइंग होती है ना? ये आप खुद से भी अगर आप अपना थोड़ा-सा बुद्धि विवेक लगाओगे तो इन क्वेश्चंस को खुद से कर पाओगे कि भाई आर्टिस्टिक ड्राइंग का मतलब क्या है कि आप फ्री हैंड जो ड्रॉ करते हो, कोई किसी की आर्ट बना रहा है। लेकिन इंजीनियरिंग ड्राइंग में क्या होता है, यूज़ यहाँ पे परफेक्शन का होता है, मेजर्ड ड्राइंग होती है, किसी इंस्ट्रूमेंट की मदद से ड्रॉ करते हैं, है ना? ये इसमें फ़र्क होता है। फिर इंजीनियरिंग ड्राइंग में भी अलग-अलग तरीके की होती है, ज्योमेट्रिकल हो गई, मशीन ड्राइंग हो गई। एक क्वेश्चन आया था कि मशीन ड्राइंग किसे कहते हैं? तो जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग होती है उसको ही मशीन ड्राइंग बोलते हैं, ठीक है? इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का आप डायग्राम बनाओगे तो वो इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग ड्राइंग हो जाएगी। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग में यूज़ करोगे तो वो सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग हो जाएगी, ठीक है? तो इस तरीके से अलग-अलग ड्राइंग होती हैं। फिलहाल हम अब अपने सबसे पहली चीज़ पे आते हैं जो कि है आपका ड्राइंग बोर्ड, ठीक है? तो ये जो आप सामने देख रहे हो ना, अब देखो क्या करूँगा जब आप किस आपको देखो क्या एक बेसिक सी बात समझो, जब भी आप किसी शीट पे डायग्राम बनाओगे या कोई अपनी ड्राइंग करोगे इंजीनियरिंग ड्राइंग में क्या होगा आपको अलग-अलग फिगर बनाने पड़ेंगे, है ना? तो उसमें आप कुछ ना कुछ बेस बनाओगे उसके लिए, बेस तो चाहिए रहेगा। तो वो जो बेस होता है उसको ही हम क्या बोलते हैं ड्राइंग बोर्ड बोलते हैं। अब ये जो ड्राइंग बोर्ड आप देख रहे हो आपके सामने ये उल्टा पड़ा हुआ है। बात समझ रहे हो? ये जो है पीछे का हिस्सा है, आगे का हिस्सा बिल्कुल चिकना होता है, ठीक है? आगे का हिस्सा अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ इस तरीके का होता है, ठीक है? एकदम चिकना स्मूथ सरफेस होता है जिस पे आप पेपर रखोगे आराम से इस पे ड्राइंग कर पाओगे, ठीक है? पीछे के हिस्से में यहाँ से क्वेश्चन्स आते हैं। जैसे कि आप अगर ये देखो तो ये क्या है? ये जो आप देख रहे हो ये, यहाँ पे ये होती है आपकी वर्किंग एज, ठीक है? इसको बोलते हैं वर्किंग एज। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि जो साइड में आपके किसी भी ड्राइंग बोर्ड में होता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको वर्किंग एज बोलते हैं। इबोनी की होती है मोस्ट प्रोबेबली। अच्छा, और ये जो है सपोर्ट जो जैसे कि आप ड्राइंग बोर्ड देखोगे तो उसमें नीचे क्या होती हैं स्ट्रिप्स लगी होती हैं। उन स्ट्रिप्स को सपोर्ट देने का काम किसका होता है? तो भैया स्ट्रिप करते हैं ये 2 बैटन्स, ठीक है? ये 2 देख रहे हो ना? जैसे ये आपकी क्या फंटी पड़ी हुई है, स्ट्रिप्स पड़ी हुई हैं, तो इनको सपोर्ट कौन दे रहा है यहाँ पे? ये बैटन्स इनको सपोर्ट दे रहे हैं और इसमें स्क्रू लगे हुए हैं, तो ये मतलब बेसिक सी बात है। अच्छा, अब यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि जो ये आपका वो ड्राइंग बोर्ड है वो कौन-सी लकड़ी का बना होता है? तो याद रखिएगा किस लकड़ी का बनता है, सॉफ्ट वुड का बनता है। ठीक है? जितने भी आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग के बोर्ड दिखेंगे वो सारे के सारे सॉफ्टवुड के बने होते हैं। ये वर्किंग एज का ध्यान रखना, ये मैं अभी आपको आगे टी स्क्वायर पढ़ाऊँगा, तो वहाँ आपको और ज़्यादा क्लियर समझ आएगा। एक क्वेश्चन ये भी आता है कि टी स्क्वायर आप कहाँ लगाते हो किसी भी ड्राइंग बोर्ड में? तो याद रखिएगा वो हम एवोनी वर्किंग एज पे लगाते हैं, कहीं-कहीं आपको सीधा वर्किंग एज भी देखने को मिलेगा। बेसिकली टी स्क्वायर अभी आगे फिगर है ना? अभी मैं दिखाऊँगा। टी स्क्वायर इस तरीके का होता है, ये। ये टी स्क्वायर होता है तो इसको आप इस तरफ नहीं लगा सकते, ये हमेशा इस तरफ ही रहता है, यानी जिस तरफ भी टी स्क्वायर लगाने की ये जगह होगी ना, यहाँ पे आप इसको लगा पाओगे और इस वाली एज को ही बोला जाता है इबोनी वर्किंग एज। दिस इज़ योर इबोनी वर्किंग एज। ये देख रहे हो ना सामने से है ये वाला फिगर ड्राइंग बोर्ड का, तो ये आराम से सामने से कितना चिकना है ना? सामने से बिल्कुल बढ़िया रहता है, तो ये चीज़ है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या हुआ कि जो भी ड्राइंग बोर्ड हैं उनके कुछ मेज़रमेंट्स हैं, ये आपको याद रखने हैं। मेज़रमेंट्स ऑफ ड्राइंग बोर्ड, यहाँ से ना सीधा क्वेश्चन छपता है ड्राइंग बोर्ड। अब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स 1944 के तहत यहाँ पे क्या किया गया कि कुछ अलग अलग साइजेस बताए गए कि किस बोर्ड का क्या साइज होता है और उसका क्या डेजिग्नेशन है। तो ये आपका क्वेश्चन आता है डेजिग्नेशन, ठीक है? और फिर आप इसका साइज याद रखेंगे, इसका क्या साइज होता है और फिर इस साइज वाले में कौन सी शीट का साइज यूज होता है, शीट साइज, ठीक है? और फिर आप इसका नाम, इसका बेसिकली नाम क्या होता है? डेज़िग्नेशन अलग चीज़ है, डेज़िग्नेशन एक हमने मतलब एक डेज़िग्नेशन दे दी D0, D1, D2 इस तरीके से। लेकिन जो नेम होता है इसको बोलते क्या हैं? अब इसमें भी मैं आपको बताऊँगा कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में सबसे ज़्यादा कौन-सी डेज़िग्नेशन का बोर्ड यूज़ किया जाता है। अच्छा, ये मैं किसके थ्रू बता रहा हूँ? इंडियन स्टैंडर्ड्स 1946 टू 89 वाले के थ्रू ये आपका स्टैंडर्ड साइज़ एक, क्योंकि अब देखो अलग अगर सब लोग अलग-अलग यूज़ करेंगे, शीट के साइज़ अलग यूज़ करेंगे और उसका बोर्ड अलग-अलग यूज़ करेंगे, तो फिर एक यहाँ पे मेज़रमेंट क्लियर हो नहीं पाएगा। तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में कुछ हमें यहाँ पे 5 तरीके के डेज़िग्नेशन दिए गए। अगर हम D0 की बात करें, तो इसका साइज़ होता है D0 का 1500 बाई 1000, ठीक है? और अगर इसकी थिकनेस की बात करें तो ये 25 की होती है, ठीक है? 25, और ये सारी की सारी जो भी मेज़रमेंट है ये एमएम में है ना? ये हो गई आपकी लेंथ, ये हो गई आपकी विड्थ, ये हो गई आपकी थिकनेस।
थिकनेस मतलब मोटाई जो भी होगी, है ना? इसके बाद में अगर हम शीट का साइज़ की बात करें तो कौन सी शीट का साइज़ यूज़ कर सकते हो यहाँ पे A0 और इसको हम बोलते हैं एंटी क्वारियन, एंटी क्वारियन। तो क्वेश्चन पता कैसे बनता है? यहाँ से ना कई सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले बताओ D0 डेज़िग्नेशन की जो ड्राइंग बोर्ड होता है उसका साइज़ क्या है? उसमें हम कौन सी शीट का यूज़ करते हैं? तो A0 शीट का यूज़ करते हैं। सुना है ना A1, A2, A3, A4 इतने सारे शीट के साइज़ होते हैं। तो अलग-अलग शीट का अलग-अलग बोर्ड के साथ ताल्लुकात होते हैं, ठीक है? याद रखिएगा। अब D1 की बात करें, अगर D1 की बात करते हैं तो उसमें कौन सी शीट का साइज़ यूज़ होगा? A1, ठीक है? D1 A1, D0 A0, बात समझ पा रहे हो? फिर यहाँ पे इसका साइज़ होता है देखो 1500 से 1000, ये इससे थोड़ा छोटा होता है 1000 बाई 700 और इसकी थिकनेस अगेन 25 ही रहती है, ठीक है? फिर आता है आपका D2, इसकी थिकनेस बताओ कितनी हो जाएगी? अब देखो 1000 बाई 700 था ना, हो जाएगा 700 बाई 500 और इसकी थिकनेस हो जाएगी 15 की। याद रखिएगा इसमें थिकनेस चेंज हो जाती है और यहाँ पे आप पेपर कौन सा यूज़ करोगे? A2 पेपर यूज़ करोगे। अच्छा, इसको बोला जाता है डबल एलिफेंट, डबल एलिफेंट नाम है इसका और ये सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके ऊपर 4-5 क्वेश्चन आ चुके हैं अभी तक कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछे इंजीनियरिंग ड्राइंग में कौन-सा ड्राइंग बोर्ड यूज़ किया जाता है कॉमनली, है ना? तो याद रखिएगा D2 वाला यूज़ किया जाता है जिसका नाम है इम्पीरियल ड्राइंग बोर्ड, ठीक है? तो इम्पीरियल ड्राइंग बोर्ड का यूज़ करते हैं जो D2 होता है, इसमें A2 साइज़ की शीट लगती है और इसकी मेज़रमेंट भी याद रखनी है। बाकी सबकी भूल सकते हो, D2 की नहीं भूल सकते, ठीक है? इसमें आपका D3 में कौन-सा पेपर यूज़ होगा भई? A3 होगा। ए अब देखो ये 700 बाई 500 था ना, ये हो जाएगा आपका 500 बाई 350 और इसकी थिकनेस भी 15 मिलीमीटर की, ठीक है? और इसको बोलते हैं इम्पीरियल, ये हो गया आपका हाफ इम्पीरियल, है ना? नाम बाद में तो बड़े ईज़ी हैं। ये हो गया हाफ इम्पीरियल, ठीक है? इसके बाद में आता है D4, D4 आपका देखो ये कहाँ पे था 350 पे, तो ये हो गया 350 बाई 250 और 15 की यहाँ पे थिकनेस। शीट यूज़ होगी A4। अब ये हाफ इम्पीरियल था ना, अब क्या हो जाएगा हाफ का भी हाफ दैट मीन्स क्वार्टर, ठीक है? क्वार्टर इम्पीरियल बोलते हैं इसको। याद रखोगे ना इतनी सी बात? अब देखो जो भी चीज़ें बता रहा हूँ ना, उसमें ये मत करना कि अब मैं इस वीडियो को नो ये करूँगा, वो करूँगा, फिर मैं बाद में याद करूँगा। इस वीडियो के साथ ख़त्म होते-होते सारी चीज़ें आपके दिमाग में छप जानी चाहिए माइंड में। लिखो, नोट्स बनाओ, जो करना है करो। बात आ गई समझ? चलो, अब ये तो हो गई आपकी ड्राइंग बोर्ड की बात। अब हमें बात करनी है टी स्क्वायर की, ठीक है? ये है आपका टी स्क्वायर। जो-जो इम्पोर्टेंट है हम बस वही-वही बात करेंगे। टी स्क्वायर में देखो भैया, तो यार देखो टी स्टॉक आपको देख के समझ में आ रहा है हम इसका यूज़ क्यों करेंगे ताकि आपका देखो ये क्या लगा हुआ है यहाँ पे या फिर आप लेट्स से यहाँ पे एक ऐसे ये लगा दो एक चंद्र, है ना? तो यहाँ पे बेसिकली आपको क्या समझ में आता है कि हम टी स्क्वायर का यूज़ करेंगे जिससे कि आपको जो भी फिगर बनाना है उसमें जो भी लाइंस बनानी होंगी उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अब मुझे एक बात बताना या फिर चलो यहाँ से ही शुरू करते हैं जहाँ से मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले तो आप ये देखो इसकी जो वुड होती है, मैंने आपको बताया कि जो ड्राइंग बोर्ड है उसकी वुड कैसी होनी चाहिए, सॉफ्ट वुड होनी चाहिए। बट अगर आप टी स्क्वायर की बात करो तो इसकी वुड होती है हार्ड वुड, ठीक है? ये कैसी लकड़ी का बना होता है? हार्ड वुड का। कई बार ये भी पूछा गया है कि हार्ड वुड में भी कौन-सी वाली है? तो उसमें अक्सर महागनी का यूज़ होता है, ठीक है? महागनी या फिर आपका टीक की लकड़ी हो गई, ठीक है? तो महागनी या टीक की लकड़ी का अक्सर इसमें यूज़ किया जाता है टी स्क्वायर को बनाने में। क्योंकि देखो ड्राइंग बोर्ड का बेसिकली मतलब क्या है कि हम उसके ऊपर पेपर रख के यूज़ करने वाले हैं तो उसकी वुड हमें सॉफ्ट चाहिए। लेकिन जो आपका टी स्क्वायर है वो तो यहाँ पे क्या बनेगा बेस बनेगा भैया। आप जो भी यहाँ पे अपना आप लेट्स से अगर आप प्रोटेक्टर रखना चाहते हो, अगर आप अपना ये सेट स्क्वायर इसको क्या बोलते हैं एक बात बताओ ज़रा? ये होता है आपका सेट स्क्वायर, ठीक है? ये होता है आपका प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर होता है कि प्रोट्रैक्टर होता है? हाँ जी, प्रोट्रैक्टर होता है, ठीक है? चलो या फिर आपकी स्केल यहाँ पे रखनी है। अब आप कहोगे सर स्केल की क्या ज़रूरत? अब देखो बड़ा एक प्यारा क्वेश्चन आता है यहीं से कि ये आप एक बात बताओ ये जो टी स्क्वायर है इसको आप ऐसा रख रहे हो तो क्या ये कभी भी वर्टिकल लाइन बना पाएगा? वर्टिकल लाइन हो गई या फिर आप वर्टिकल भी छोड़ो एक इंक्लाइंड लाइन की बात करते हैं। लेट्स से ये वाली जो इसने लाइन बनाई है यहाँ पे क्या ये कभी टी स्क्वायर की मदद से पॉसिबल है?
बिल्कुल नहीं है सर। तो यहाँ पे आपको कहीं न कहीं या तो सेट स्क्वायर का यूज़ करना होगा या फिर किसी स्केल का यूज़ करना होगा, ठीक है? या फिर आप एक मिनी ड्राफ्टर का भी यूज़ कर सकते हो, जो भी है। तो कुल मिला के क्वेश्चन आता है कि किस तरीके की लाइन जो है आपके टी स्क्वायर की मदद से नहीं बनाई जा सकती, तो याद रखिएगा इंक्लाइंड लाइन जो है वो टी स्क्वायर की मदद से नहीं बनाई जा सकती, ठीक है? चलिए अगले वाले सवाल पे आते हैं आपसे। अच्छा ये तो मैंने आपको बताया ही नहीं। अच्छा इसके ना 2 हिस्से होते हैं अगर आप देखेंगे। एक हिस्सा तो ये आपको दिख रहा है, ये वाला पार्ट है ना? ये वाला पार्ट हो गया। दूसरा हिस्सा आपका इसके ये जो एक लाइन रखी हुई है, मैं ज़रा कलर चेंज करूँ। ये जो एक लाइन रखी हुई है, पट्टी रखी हुई है, ये पार्ट। तो इसमें ये वाला जो पार्ट होता है, इसको बोला जाता है स्टॉक, ठीक है? क्या बोलते हैं भई? स्टॉक बोलते हैं। और ये जो है इसको बोलते हैं ब्लेड, ठीक है? क्या बोलते हैं इसको? ब्लेड बोलते हैं। अच्छा अब एक चीज़ और है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि टी स्क्वायर किन कंपोनेंट से मिलके बना होता है? स्टॉक एंड ब्लेड। लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि आप जो भी काम करोगे टी स्क्वायर की हेल्प से, तो उसके ऊपर वाली एज पे ही तो काम करोगे। क्या नीचे वाली एज पे काम कर सकते हो? नहीं कर सकते हैं भई, है ना? क्योंकि कहीं न कहीं यहाँ पे क्या होगा, इर्रेगुलरिटी आ जाएगी। भैया आप नीचे से ऐसे थोड़ी ड्राइंग करोगे। इसको आप कायदे से रखो और ऊपर इसके ड्राइंग बनाते जाओ, है ना? तो ये जो ऊपर वाली एज होती है ना, इसको बोला जाता है वर्किंग एज ऑफ अ टी स्क्वायर, ठीक है? वर्किंग एज ऑफ अ टी स्क्वायर। और आपको ये तो पता ही है, ये जो आपका एक ड्राइंग बोर्ड में ये वाली लाइन होती है, ये वाली जो एज होती है, इसको क्या कहा जाता है? मैं 2-3 बार बता चुका हूँ पहले, है ना? अब इसको आप कमेंट करेंगे। चलिए, ये चीज़ हो गई, आपको इसके पार्ट समझ में आ गए हैं। अब एक बात बताओ यार, ये जो ड्राइंग बोर्ड है, आप देख रहे हो कि ये वाला ब्लेड इस ड्राइंग बोर्ड पे पूरा फिट आ जाना चाहिए। तो मैंने आपको ऊपर क्या बताया, ड्राइंग बोर्ड तो कई सारे साइज़ के होते हैं भई। कहीं पे लेंथ इसकी 1500 होती है, कहीं पे लेंथ इसकी 1000 होती है, कहीं पे 700 होती है, कहीं 500, कहीं 350। क्या हम विड्थ पे लगा रहे हैं इसकी? देखो 3 है, लेंथ है, विड्थ है, थिकनेस है। तो क्या हमें टी स्क्वायर लगाने के लिए इसकी विड्थ की ज़रूरत है? विड्थ से हमें कोई मतलब नहीं है। विड्थ क्या होती है? ये वाली लाइन, ये जो है ये विड्थ है। विड्थ से हमें कोई लेना-देना नहीं, क्योंकि ब्लेड जो लगा हुआ है वो तो इसकी लेंथ के पैरेलल लगा है। तो यहीं से आपका कॉन्सेप्ट निकल के आ जाता है, यहाँ पे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के टर्म्स इसके, है ना? तो अगर आप बात करो T0 डेज़िग्नेशन, तो T0 डेज़िग्नेशन में इसकी लेंथ होती है ब्लेड की 1500 एमएम। भई T0 समझ में आ रहा है ना? D0 जो था उसमें लेंथ कितनी थी? 1500 थी, तो मैं ऊपर ही लिख देता हूँ, है ना? ये वाला होता है आपका T0 डेज़िग्नेशन, ये होता है T1, ये होता है T2, ये होता है T3, ये होता है T4। हमें मतलब किससे है? लेंथ से अकेले, ठीक है? तो इतना ज़्यादा रट्टा भी नहीं मारना होता यार। देखो चीज़ें अगर आप समझोगे ना, तो ऐसा नहीं है कि बस रट्टा मारते जाओ, और मैं तो कभी प्रेफ़र नहीं करता कि रट्टा मारो, ठीक है? चलिए, अब हम थोड़ा-सा इसका मैंने एक और फ़िगर लिया हुआ है, ये देखो, इससे आपको और भी क्लैरिटी आ जाएगी। क्या आएगी भई? देखिए, वर्किंग एज ऑफ द बोर्ड क्या होनी चाहिए? स्ट्रेट होनी चाहिए। अभी मैंने आपको क्या बताया, जहाँ पे भी आप इस स्टॉक को लगाओगे वो क्या होती है? वर्किंग एज। तो वर्किंग एज यहाँ पे स्ट्रेट होने का मतलब क्या है? यहाँ पे कोई भी इर्रेगुलरिटी नहीं होनी चाहिए वर्किंग एज में, ठीक है? और बाकी आपको सब पता ही है, ये वुड का होता है या प्लास्टिक सेलुलॉइड का बना सकते हैं। वुड का ही मोस्टली यूज़ किया जाता है, और क्वेश्चन भी आपका इसमें महागनी और टीक को लेकर ही आया है। ये ब्लेड होता है, ये इसका हेड या फिर इसको स्टॉक भी बोलते हैं, और एग्जाम में आपके स्टॉक करके ही पूछा गया है। ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक एज परमिट सीइंग। अच्छा, अब ये बोल रहा है कि यहाँ पे क्या होता है आपकी, ये प्लास्टिक की एक एज होती है। तो ये भी याद रखिएगा, ये याद क्या रखना है यार, ये ऊपर देखा ना हमने, ये इसलिए मैंने आपको इतने सारे फिगर लिए हैं। ये देखो, ये जो है आपका एक ग्लासी टाइप की एज लगी हुई है। ग्लास या प्लास्टिक की एज होती है, शाइनी टाइप का होता है, जिससे कि आपको दिखता है कि यहाँ पे मैं कहाँ लाइन मार रहा हूँ, है ना? ये इसकी साइड देख पा रहे हो ना, ये वाली? ये देखो थोड़ी ग्लासी-ग्लासी टाइप की है, इसलिए। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और, मैंने आपको एक चीज़ बताई कि टी स्क्वायर की हेल्प से हम इंक्लाइंड लाइन को नहीं बना सकते हैं, बट यहाँ पे आई गेस कि हाँ, ये रहा। टी स्क्वायर की जगह जब भी हम मिनी ड्राफ्टर, ये है आपका मिनी ड्राफ्टर, ठीक है? अब मिनी ड्राफ्टर से आपको क्या एडवांटेज मिलता है? आप देखो, ये जो आपका टी स्क्वायर था, टी स्क्वायर को आपने वर्किंग एज पे लगाया ड्राइंग बोर्ड की, और आप सिर्फ यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ही खींच पा रहे थे, कोई भी इंक्लाइंड लाइन नहीं खींच पा रहे थे। लेकिन ये जो है आपका मिनी ड्राफ्टर, इसमें आपके कॉम्बिनेशन होता है सेट स्क्वायर का, इसमें सेट स्क्वायर भी होता है, इसमें टी स्क्वायर भी होता है,
इसमें आपका प्रोटेक्टर भी होता है, प्रोट्रैक्टर भी होता है, और इसमें आपकी स्केल भी होती है। तो टी स्क्वायर ये जो बेसिकली मिनी ड्राफ्टर होता है, या इसको आप ड्राफ्टिंग मशीन भी बोलते हो, इसको ही बोला जाता है ड्राफ्टिंग मशीन, ठीक है? ये इस तरीके से फिट हो जाता है। तो ये क्या करता है भैया, आपके ये सेट स्क्वायर का काम भी करेगा, टी स्क्वायर का काम भी करेगा, प्रोट्रैक्टर का भी काम करेगा और स्केल का भी काम करेगा। इसमें ये सारे के सारे फिट होते हैं, ठीक है? तो बस आपको इसमें इतना ही याद रखना है, ज़्यादा दिमाग इसमें लगाना ही नहीं है। वैसे तो अगर मैं आपको बताऊँ तो ये जो पार्ट होता है ना इसका, जहाँ पे इसकी एक स्केल लगी हुई है, ये अगर आप देखोगे, ये वाला पार्ट है ना, इसमें है आपका ये प्रोट्रैक्टर, ठीक है? ये होता है प्रोट्रैक्टर, ये होती है आपकी स्केल, है ना? और इसको बोला जाता है लॉकिंग नॉब, लॉकिंग नॉब। और हाँ, ये यहाँ से पूछ सकता है, ये जो होते हैं ना, ये जो आपको दिख रहे हैं, इन बार्स को बोला जाता है पैरालेलोग्राम बार्स, पैरालेलोग्राम बार्स। ये बेसिकली क्या होता है ना, पैरेललोग्राम के फॉर्म में भी निकल जाता है, ये आगे चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा। तो काफ़ी अच्छा एक ये इसका यूज़ कर सकते हम जो है, पैरेलल लाइन बना सकते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन बना सकते हैं, वर्टिकल लाइन बना सकते हैं, इंक्लाइंड लाइन बना सकते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन यही आता है, इंक्लाइंड लाइन आप किसकी मदद से बना सकते हो? ऑप्शन में टी स्क्वायर मिलेगा, मिनी ड्राफ्टर मिलेगा, या ड्राफ्टिंग मशीन करके लिखा हुआ तो ड्राफ्टिंग मशीन टिक करके आ जाना चुपचाप, है ना? ज़्यादा अपने को पंगे लेने नहीं है। अच्छा, एक अब हम यहाँ छोटी-मोटी बात करें तो प्रोट्रैक्टर के बारे में एक आधा सवाल ऐसा आता है, प्रोट्रैक्टर। ये तो यार अब इसका मैंने फिगर इसलिए नहीं लिया, सब लोग जानते हैं प्रोट्रैक्टर क्या होता है, ऐसा होता है चंद्र टाइप का। इसमें बस 2 बातें याद रखना, ये जो पूरा एक सर्कुलर आता है ना, जो 360 डिग्री पे घूम जाता है ना? ऐसा-ऐसा करके आता है ना एक, ऐसा। ये पूरा 360 डिग्री घूम जाता है, इसको बोला जाता है सर्कल मास्टर, ठीक है? तो क्वेश्चन ऐसा आता है, सर्कल मास्टर में कितने एंगल होता है? तो 360 डिग्री का एंगल होता है। ये जो 180 डिग्री का आपका प्रोटेक्टर होता है, इसको बोला जाता है सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर, ठीक है? सेमी सर्कुलर प्रोटेक्टर। और इसमें एक डायमीटर की वैल्यू याद रख लो, इसका डायमीटर होता है 100 का, ठीक है? ये कहानी इतनी बस पूछी जाएगी। अच्छा, अब यार मुझे ये इसमें तो डिटेल में जाने की ज़रूरत है नहीं कि स्केल क्या होती है, सब जानते हो। फिर आपका डिवाइडर क्या होता है, सब जानते हो ना भैया, डिवाइडर क्या होता है? जिसमें कि आपके दोनों इस तरीके की दोनों में नीडल लगी होती है ना? जिससे कि अगर हमें नापना हो कि ये इतनी डिस्टेंस है, तो इस सेम डिस्टेंस हमें अगर दूसरी जगह लेके जानी है, तो हम यहाँ पे डिवाइडर का यूज़ कर सकते हैं। फिर आपका एक कंपास होता है, कंपास समझते हो ना भैया? कंपास क्या होता है? कंपास जिसमें कि एक नीडल होती है और इसमें आप पेंसिल फँसा सकते हो, या जो भी है लेड भी फँसा सकते हो, है ना? ख़ैर, कंपास हो गया आपका। अच्छा, एक क्लिनोग्राफ याद रखिएगा। क्लिनोग्राफ आई गेस कई सारे बच्चों को नहीं पता होगा। क्लिनोग्राफ का मतलब होता है एडजस्टेबल, एडजस्टेबल सेट स्क्वायर, ठीक है? सेट स्क्वायर समझ गए भैया क्या होता है? सेट स्क्वायर इस तरीके का होता है। तो अब सेट स्क्वायर में इसमें क्या होगा ना, क्लिनोग्राफ में, कि एक साइड तो आपकी रहेगी फिक्स, जैसे कि ये फिक्स है, यहाँ लगा रहेगा स्क्रू। और फिर आपकी ये, जैसे कि लेट से ये इस तरीके का है, इधर ये फिक्स होगा, यहाँ पे स्क्रू लगा होगा, वुडन होता है ये। और यहाँ ये क्या होगा, इसे एडजस्ट कर सकते हो, कभी आप इधर लेके आ सकते हो, इसको ऐसे भी लेके जा सकते हो, ऐसे भी लेके जा सकते हो, ऐसे भी लेके जा सकते हो। तो एक एडजस्टेबल सेट स्क्वायर को हम बोल देते हैं क्लिनोग्राफ, है ना? और क्या रखोगे भैया? पेंसिल, इरेज़र, शार्पनर। अच्छा, पेंसिल के बारे में अभी हम बहुत डिटेल में बात करनी। पेंसिल से तो बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। पेंसिल की बात करते हैं अभी। बस एक बार मैं आपको एक फिगर दिखा दूँ, इसके बाद पेंसिल पे ही चलते हैं, है ना? हाँ, ये रहा। देखो, ये जो होता है ना, इसको बोलते हैं फ्रेंच कर्व। फ्रेंच कर्व का दरअसल क्या यूज़ है, जब भी आपको कोई फ्री फ्लोइंग डिज़ाइन बनानी होगी ना, जैसे ऐसा डिज़ाइन बनाना है कहीं, ऐसा डिज़ाइन बनाना है, इवन अगर आपको सर्कल भी बनाना है, देखो सर्कल भी है ना बीच-बीच में, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि हम सर्कल किसकी मदद से नहीं बना सकते। ऑप्शन में दिया होगा आपको, लेट्स से फ्रेंच कर्व दिया होगा, फिर वहीं पे कंपास दिया होगा, फिर आपको वहाँ पे सर्कल मास्टर दिया होगा, फिर एक ऑप्शन अलग दिया होगा। तो याद रखना, फ्रेंच कर्व से भी हम सर्कल बना सकते हैं, ठीक है? फुल सर्कल बनाया जा सकता है फ्रेंच कर्व की मदद से, यही क्वेश्चन आता है अक्सर, ठीक है? अच्छा जी, अब तो यार अब आप
कहाँ पे जगह ढूंढी जाए पहले तो, खाली जगह कहाँ, इधर है। यहाँ पे हम बात करेंगे पेंसिल की। देखो पेंसिल तो सबको समझ में आता है क्या है बेसिकली। पेंसिल में आप देखोगे पेंसिल के अंदर क्या होता है, एक क्वेश्चन तो यही बनता है सबसे पहला कि भैया पेंसिल के अंदर किस चीज़ की जो लेड है, बेसिकली जो लेड होती है पेंसिल की, वो किस चीज़ की बनी होती है। तो आपको पता ही है भाई, या तो उसमें ग्रेफाइट होगा, या फिर उसमें क्ले का कंटेंट ज़्यादा होगा, या फिर उसमें काओलिन होगा, है ना। ये याद रखिएगा, कई बच्चे काओलिन भूल जाते हैं, तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि पेंसिल की लेड किससे बनी होती है, ग्रेफाइट, क्ले, काओलिन। इन तीन चीज़ों से ही मिलके बनती है, ठीक है। या फिर इन तीन चीज़ों से मिलके बनेगी, या इन तीन में से किसी, ग्रेफाइट तो पूरा कभी भी यूज़ नहीं होता, ठीक है। तो कहीं ना कहीं किसी का मिश्रण इसके साथ होगा ही होगा। अब एक बात याद रखिएगा कि कैसे लिखा हूँ इसको, जब भी आपके पास में क्ले ज़्यादा होगी ना पेंसिल के अंदर, तो वो पेंसिल की जो लेड है बेसिकली, वो सब ज़्यादा हार्ड होगी। जितना ज़्यादा क्ले उतनी ज़्यादा हार्डनेस। और जब भी जो पेंसिल जितनी ज़्यादा हार्ड होती है ना, उसका मतलब क्या है कि वो पेंसिल की जो लिखाई है, उसकी राइटिंग जो है उतनी ज़्यादा लाइट होगी, यानी कि आपको दिखेगा नहीं, यानी कि ब्लैकिश कम दिखेगा। बात समझ रहे हो। और जितना कम क्ले का कंटेंट होगा, उतना हार्डनेस जो है कम होगी। बात समझ पा रहे हैं। जैसे कि अगर मैं ग्रेफाइट की बात करूं, जितना ज़्यादा आप ग्रेफाइट डालेंगे, उतना ही आपका यहाँ पे हार्डनेस तो कम होगी, हार्डनेस कम होगी, सॉफ्टनेस ज़्यादा होगी, ठीक है। और पेंसिल उतनी ज़्यादा ब्लैक राइट करेगी, है ना, ब्लैकिश टाइप उतनी ज़्यादा दिखेगी। ये पूछे जा चुके क्वेश्चन है ना, बार बार पूछते हैं, तो इसको एक साथ ही लिख लो। अब आप क्या, अच्छा पेंसिल कौन कौन सी होती है पता है ना, मैकेनिकल पेंसिल होती है, या तो आप क्या होगी, मैकेनिकल पेंसिल होगी, या फिर आपके पास में एक जो नॉर्मल लेड वाली पेंसिल होती है वो होगी। भाई दो ही तरीके की पेंसिलें होती हैं। हम्म और आपने ना पेंसिल पे कई बार देखा होगा, नटराज की पेंसिल आती है तो उस पे एच बी लिखा रहता है, किसी पेंसिल पे एच लिखा रहता है, किसी पेंसिल पे आपका बी लिखा रहता है, 1B 2B 1H 2H 3H, है ना, इस तरीके से। तो मैं आपको ना एक यहाँ पे एक ग्रेड, ये होती हैं आपकी ग्रेड्स ऑफ पेंसिल, है ना, ग्रेड्स ऑफ पेंसिल, इसकी बात करते हैं। लेट से ये है आपकी एक पेंसिल की हम रेंज बना रहे हैं। इसमें यहाँ पे तो स्टैंड होती है आपकी एफ ग्रेडिंग की पेंसिल, जिसको हम बोलते हैं फाइन पेंसिल, ठीक है। फिर आपकी यहाँ पे होती है एच बी पेंसिल। एच बी पेंसिल बेसिकली ये आपकी स्टैंडर्ड पेंसिल होती है, एच बी को हम बोलते हैं स्टैंडर्ड पेंसिल, जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं, खरीदने जाते थे बचपन में, है ना। तो वो एच बी ग्रेडिंग की पेंसिल होती है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो ये है हार्ड पेंसिल, हार्ड ग्रेडिंग की पेंसिल की बात करेंगे। यहाँ पे हम बात करेंगे सॉफ्ट पेंसिल की। और ये तो अब आपको समझ में आता है ना, जितनी सॉफ्ट पेंसिल होगी उतना ज़्यादा उसमें ब्लैक कलर आपको देखने को मिलेगा, यानी कि उसमें उतना ज़्यादा ग्रेफाइट का कंटेंट होगा। तो एच बी से जब हम जाते हैं बी पे, तो वो और सॉफ्ट हो जाती है। बी से अगर हम जाते हैं 2B पे, और सॉफ्ट हो जाती है। 4B पे जाओगे और सॉफ्ट हो जाएगी, बीच में 3B भी होगा, है ना, 3B भी होता है। फिर आप 5B पे जाओगे, 6B पे जाओगे, 7B पे जाओगे। तो याद रखना, अगर आपको ऑप्शन में पूछता है ना कौन सी सॉफ्ट पेंसिल ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा सॉफ्ट पेंसिल कौन सी है, तो जिसमें जितना ज़्यादा नंबर लगा होगा बी के साथ, ठीक है। ऐसे ही आप यहाँ पे बढ़ोगे तो हार्डनेस का लेवल बढ़ेगा, H 2H 3H 4H 5H 6H, है ना, 7H 8H 9H, इस तरीके से, ठीक है। तो याद रखिएगा ये होता है आपका 9H तक हार्ड पेंसिल, ठीक। तो समझ में आता है कि अगर हम बात करते हैं 9, ये बीच में यार अब लिख लेना, है ना, मैंने लिखा तो नहीं है, 6H 7H 8H, है ना, इस तरीके से। तो ये जितनी भी आपको हार्ड पेंसिल दिख रही है ना, 4H से लेके 9H तक की जो पेंसिल है, इसका काम होता है टू ड्रॉ लाइट एंड फाइन लाइंस, है ना। एग्जाम में क्वेश्चन आता है ये कि अगर हमें कोई लाइट और फाइन लाइन बनानी है तो हम कौन सी ग्रेडिंग की पेंसिल का यूज़ करें। तो भैया 4H से लेके 9H के बीच में कोई भी उठा लो, जितनी ज़्यादा हार्ड पेंसिल उठाओगे उतना ज़्यादा लाइट हो जाएगा उसका कलर, ठीक। फिर ये जो आपकी 3H से लेकर के 3H से ले जाओ आप इसको बी तक, है ना, ये वाली जो पेंसिल होती हैं,
ये बोली जाती है आपकी मीडियम ग्रेड की पेंसिल। मीडियम ग्रेड की पेंसिल, ये होती हैं हार्ड ग्रेड की पेंसिल, ये होती हैं मीडियम ग्रेड की पेंसिल। इनका काम होता है लेटरिंग करने में। लेटरिंग, जो लेटरिंग करते हैं ना कोई भी ड्राइंग के ऊपर, या उसकी डायमेंशन लिखते हैं हम, डायमेंशन, डायमेंशनिंग लिख दो इसको। डायमेंशन जब भी लिखनी होती है तब हम यूज़ करते हैं 3H 2H H फाइन और HB या B टाइप की पेंसिल का यूज़, जो कि मीडियम ग्रेड की होती हैं। अब अगर हम यहाँ से 2B से चले जाएं बिल्कुल भगते हुए तो 7B तक पहुँचेंगे, तो ये वाली जो पेंसिल होती हैं इनको बोला जाता है सॉफ्ट ग्रेड की पेंसिल। ठीक है जी, कौन सी होती हैं ये? सॉफ्ट ग्रेड की पेंसिल होती हैं। इनका काम किया जाता है टू ड्रॉ थिक एंड शाइनी लाइंस। ठीक है, शाइनी का मतलब बेसिकली वही है, जितना ज़्यादा उसमें ब्लैकिशनेस होगी, जितना उसके अंदर ग्रेफाइट का कंटेंट होगा, उतना ही ज़्यादा आपको हार्ड दिखेगा, है ना, पेंसिल का जो भी होगा। अच्छा, अब एक बात और, यहाँ पे 2H और 3H पेंसिल का यूज़ पूछा जाता है, क्योंकि 2H और जो 3H पेंसिल है ना, इसका हम यूज़ करते हैं ये देखो मैंने क्या बताया यार, ये 3H से लेकर के B तक का यूज़ हम कहाँ करते हैं? लेटरिंग या डायमेंशन लिखने में। तो बेसिकली जो 2H और 3H होती हैं ना, उनका हम यूज़ करते हैं सेंटर लाइंस बनाने में। सेंटर लाइंस बनाने में क्वेश्चन आ चुके हैं ना डायरेक्ट, इसलिए लिखा रहा हूँ। ऐसा मत समझना कि सर आप ये क्यों लिखा रहे हो, वैसा क्यों, ऐसा क्यों, है ना। H और HB पेंसिल का यूज़ करते हैं फ्री स्टाइल ड्राइंग में, फ्री स्टाइल ड्राइंग करने में, हाँ जी। चलो, अब अच्छा, अगर क्वेश्चन पूछे कितने तरीके की ग्रेड होती हैं, यानी कितनी ग्रेडिंग की पेंसिल हमें देखने को मिलती हैं, तो ज़रा काउंट करो कितने हो गए। 9 तो ये हो गए, 10 एक 11 ये हो गए फाइन और HB मिला के, और आपके 7 ये हो गए, तो टोटल कितनी हो गई? 18 ग्रेडिंग, है ना। इसलिए मैंने आपको एक ही जगह ये सारी चीज़ें बता दी हैं, ऐसा कुछ इसमें टेबल लेवल बना के याद करने की नीड नहीं है। हाँ जी, अब एक पेंसिल है आपके पास में, ये पेंसिल है, ठीक है, ये हो गई आपकी पेंसिल। इस तरीके से होगी, आगे का हिस्सा काला होगा। या आपने देखा होगा कई बार जब आप ब्लेड से काटते हो पेंसिल को, बचपन में किया ही होगा, तो वो इस तरीके की ना हो करके इस तरीके की हो जाती है। बात समझ रहे हो? तो इसको तो बोला जाता है आपका कॉनिकल एज, कॉनिकल एज, और इसको बोला जाता है चिजल एज, चिजल एज। दोनों का ही अपने आप में यूज़ है। आपने देखो बचपन में अगर आपको याद हो तो आपने चिजल का यूज़ क्यों किया है? जिससे कि आपकी लॉन्ग लॉन्ग लाइंस बने, है ना, और उनकी थिकनेस यहाँ पे क्या हो? सेम हो। बात समझ पा रहे हैं? जैसे कि सपोज करो मुझे एक बार में मेरे से इतनी मोटी लाइन बन रही है, लेट्स से ये मेरी कोनिकल पेंसिल है, लेकिन मेरे को लाइन बनानी है यूनिफॉर्मली इतनी मोटी। अगर मैं इसके ऊपर एक और दो लाइन मारूंगा तो ज़रूरी थोड़ी है वो यूनिफॉर्म होगी, यानी कि उसकी थिकनेस यूनिफॉर्म होगी। बट अगर मैं इसको इस तरीके से चिजल रूप में काट दूंगा, तो मेरी जो भी लाइन बनेगी ना ऐसी मोटी सी, वो सेम थिकनेस की बनेगी। तो इसका यूज़ हम मेजरली करते हैं सेम थिकनेस की लाइन बनाने में, ठीक है। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। कोई बड़ी चीज़ है क्या? देखो कोई बड़ी चीज़ है नहीं। अच्छा जी, पेंसिल भी आपकी ख़त्म हो गई अब। तो अब हम यहाँ पे बात करते हैं ड्राइंग शीट्स की, ठीक है। इसकी बात करेंगे ड्राइंग शीट्स की, सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद में आपका पेंसिल, मतलब ये जो है ना, ड्राइंग शीट हो गया, पेंसिल हो गया, या एजेस हो गई, या ड्राइंग बोर्ड हो गया, टी स्क्वायर हो गया, इन सब से ये क्वेश्चन मतलब कंपलसरी ही है, मतलब आएगा तो यही आएगा ही, है ना। अच्छा, अब ड्राइंग शीट, देखो मैंने आपको बता दिया ड्राइंग बोर्ड के अलग अलग साइजेस होते हैं आईएस स्टैंडर्ड के थ्रू। यहाँ पे क्या है, D0 D1 D2 D3 T0 T1 T2 T3, इस तरीके से आपका जो है टी स्क्वायर की स्टैंडर्डाइजेशन हो गया। लेकिन अब हम यहाँ पे बात करेंगे स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ ड्राइंग शीट्स, है ना। यहीं से कहानी शुरू करते हैं, बिकॉज सबसे ज़्यादा क्वेश्चन तो आपके इस टाइप के ही आते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे, सबसे पहले आपका डेजिग्नेशन। डेज़िग्नेशन का मतलब है जैसे कि आपका A0 साइज़ की ड्राइंग शीट हो गई, A1 साइज़ की हो गई, A2 साइज़ की हो गई, A3 साइज़ की हो गई, A4 साइज़ की हो गई, है ना? ये बेसिकली होता है A4 साइज़ तक, लेकिन एक्चुअली A5 साइज़ तक पूछ लिया जाता है, नहीं तो आप A4 तक भी याद कर लोगे, दैट वुड बी मोर देन इनफ, है ना?
अब इसका साइज़ जो है वो 2 तरीके से आता है। एक तो साइज़ होता है इसका अनट्रिम्ड, है ना? अनट्रिम्ड यानी कि ये जो शीट है आपकी सीधी-सीधी आपने उठा ली। एक होती है ट्रिम्ड साइज़, ट्रिम्ड साइज़। एक बात अब आप याद रखिएगा इसके साथ ही साथ कि ये जो उम, कौन-सा कलर ले लूँ? ग्रीन लेता हूँ। ये जो भी आपको सक्सेसिव सक्सेसिव शीट्स हैं ना, इनका एरिया जो होता है ना, एरिया इज़ ऑलवेज़ हाफ, ठीक है? इसका मतलब समझे, अगर A0 शीट का एरिया x है, तो A1 जो आपकी शीट है उसका एरिया हो जाएगा x/2। बात की गहराई तक पहुँच पा रहे हैं? ऐसे ही आपकी जो A2 वाली शीट होगी इसका एरिया हो जाएगा x/4। क्या होता है, एरिया हमेशा हाफ होता जाता है सक्सेसिवली, ठीक है? तो अब देखो, यहाँ पे अगर हम साइज़ की बात करें अनट्रिम्ड, तो ये होता है आपका A0 का 880/1230। अगेन ये किस में होगा? एमएम में। कॉमन सेंस की बात है भई, आपका ड्राइंग बोर्ड ही एमएम में है, तो ड्राइंग शीट ऑफ कोर्स एमएम में ही होगी। तो 880 में से आपका जो ट्रिम्ड साइज़ निकल के आता है, वो होता है 841 का और 1189, ठीक है? अब A1 में क्या होगा ना, ये अब देखो इसका जो एरिया हाफ होता है वो होता कैसे है? जो A0 की आपकी लेंथ है, जैसे कि अगर आप देखो ये 1230 इसकी क्या है, लेंथ है। इस लेंथ को ये कर देंगे हाफ, ठीक है? ये लेंथ को हमने कर दिया हाफ, तो ये हो गई 625 और इसके साथ में आ गया आपका 880। बात समझ पाए? तो बेसिकली इसकी जो लेंथ है इसका हाफ कर दिया हमने। और एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रीथ। भाई ये दोनों हैं क्या? लेंथ और ब्रेथ ही तो हैं। तो अगर हमने एक लेंथ का इसमें हाफ कर दिया तो एरिया भी ऑफ कोर्स क्या हो गया होगा, इसका हाफ हो गया होगा। कॉमन सेंस की बात है कि नहीं? तो ये हो जाता है और आपका 594/841 पॉइंट की वजह से आपको यहाँ पे थोड़ा सा माइन्यूट डिफरेंस जो है देखने को मिलेगा। तो घबराना नहीं है ना? अनट्रिम्ड वाले में आपका सीधा सीधा दिखेगा कि हाफ हो गया है। अब देखो यहाँ पे आपकी लेंथ क्या हो जाएगी? 880 हो गया था और 625 हो गया था। ये हो जाता है आपका 450 अप्रॉक्स अप्रॉक्स, है ना? तो 880 का हो गया ये 450 और ये हो जाता है आपका 625, ठीक है? और अगर हम ट्रिम्ड वाले साइज़ की इसकी बात करें तो ये होता है आपका 420 और 594, ठीक है? A3 की अगर हम बात करते हैं ये हो जाएगा आपका 290 625 है ना? 625 का हो जाएगा आपका अनट्रिम्ड वाला है ये 450। एक तो ये तो लिख ही लो भैया 450, है ना? 625 का 330, ठीक? फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 290 420 और 594 है ना? तो इसका 297 हो जाएगा और 420 का 420। अब ये 420 का आगे 210 हो जाएगा और 297 का 297 हो जाएगा, ठीक है? इस तरीके से कहानी चलती है। अगर हम अनट्रिम्ड की बात करें तो 450 और 330 है ना? 450, 1 सेकंड। 450 का बनता है यार ये 240, है ना? तो 240 और 330 का 330 ये रहा। तो ये यार आपकी डायमेंशंस हैं। A5 का याद मत ही करो, है ना? नहीं तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। A0 से A4 तक का याद कर लो, ये आपके लिए इतना मोर देन इनफ है। और ये एमएम में इसके साइज़ होते हैं। अच्छा, एक फैक्ट आपको ये पता चल गया। दूसरी चीज़ याद रखिएगा, हमेशा किसी भी ड्राइंग शीट का जो रेशियो ऑफ लेंथ एंड विड्थ होता है, वो होता है हमेशा ही आपका 1:√2। याद रखिएगा इसको। ये क्वेश्चन ही आया था आपका पिछले बार के एलपी के एग्जाम में, डिट्टो क्वेश्चन उतर के आ गया था। तो याद रख लेना इसको अच्छे से, ठीक है? भाई यहाँ पे 1 क्या हो गया? इसकी लेंथ हो गई। 1 होती है इसकी लेंथ और √2 होता है इसका विड्थ का एरिया, मतलब विड्थ की लेंथ, ठीक है? तो लेंथ इज टू विड्थ क्या होती है? 1:√2। ये क्वेश्चन मतलब आपको ये फैक्ट बिल्कुल ध्यान में रखना है, किसी ना किसी शिफ्ट में ये फिर से टपकेगा, ठीक है? और एक चीज़ आप याद रख सकते हो, यहाँ पे मैंने आपको बताया था D2 वाली जो होती है वो स्टैंडर्ड होती है, जो इंजीनियरिंग ड्राइंग में यूज़ की जाती है। तो D2 पे आप कौन सी वाली शीट लगाओगे भैया? A2 वाली शीट लगाओगे। तो A2 का ही यूज़ जो है वो इंजीनियरिंग ड्राइंग में सबसे ज़्यादा होता है। अच्छा, एक चीज़ और, जो A0 वाली ड्राइंग शीट है ना, इसका एरिया होता है 1 मीटर स्क्वायर, ठीक है?
इसका एरिया कितना होता है 1 मीटर स्क्वायर होता है, ये भी याद रख सकते हो। तो ये आपके सारे के सारे फैक्ट हो गए रिलेटेड टू ड्राइंग शीट। अच्छा, अब ना हमें मेजरली यार स्केल्स के बारे में बात करना है, ठीक है? स्केल्स का मतलब वो ऐसा ये वाली स्केल नहीं, जो अलग-अलग स्केल्स होती हैं, रिड्यूसिंग स्केल हो गया, फुल स्केल हो गया, एनलार्जिंग स्केल हो गया, फिर आपका आरएफ होता है जो है ना रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर। तो इनके बारे में कुछ बातें करनी है, इनकी डेफिनेशन समझनी है और मुझे मेजरली आपको एक ये वाला पार्ट कराना है। कहाँ चला गया? ये वाला कि भाई ड्राइंग करते कैसे हैं, कितने मिलीमीटर का कहाँ से हमें गैप लेना होता है। अभी आपको अभी आपको मैंने बताया कि एक अनट्रिम्ड शीट होती है ना, जो ड्राइंग शीट होती है वो अनट्रिम्ड होती है, ट्रिम्ड होती है, तो उसका यूज़ कैसे करते हैं, यहाँ से भी कई क्वेश्चंस बनते हैं। इसके बाद में अपने को करना है यार इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, ठीक है? ये सारे के सारे जो क्वेश्चंस हैं, जैसे कि अब कुछ क्वेश्चन के आंसर तो आप अभी दे पाओगे। जैसे कि मैं अगर आपके सामने ये वाला क्वेश्चन लेके आऊँ कि द रेशियो ऑफ द शॉर्टर साइड ऑफ A4 शीट टू द लॉन्गर साइड ऑफ A3 शीट इज़, तो बता डालो फटाफट से कि जो A4 की शॉर्टर साइड का रेशियो होता है। अब ये आपको समझ में आ रही है बात? कैसे ये यहाँ पे आपका रिलेट होगा? कहाँ से हमारी कहानी शुरू हुई थी? A0, A1, A2, A3, A4 है ना? इस तरीके से। अब A3 वाले की जो क्या बोल रहा है? शॉर्टर साइड ऑफ A4। अब A4 वाले की जो शॉर्टर साइड होगी अ, और A3 वाले की जो लॉन्गर साइड होगी, ठीक है? इसकी जो लॉन्गर साइड होती थी, उसका ही तो हम हाफ कर देते थे A4 में। बात समझ पा रहे हो? चलो मैं लेके चलता हूँ जहाँ मैंने आपको ये लिखाया है। यही तो है। ये देखो A3 वाले की जो लॉन्गर साइड है, ये रही इसकी लॉन्गर साइड। A4 वाले की शॉर्टर साइड क्या है? ये है। इसकी लॉन्गर साइड क्या है? ये है। शॉर्टर साइड ये है। तो ट्रिम्ड वाले में आप देखेंगे क्या रेशियो बन रहा है? क्या रेशियो बन रहा है भाई? 2:1 का रेशियो बन रहा है ना? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक सेकंड यार, क्या है? अच्छा A4 वाले का इसने अपॉन लिया है ना, ऊपर वो आएगा, तो फिर आपका क्या हो जाएगा आंसर? 1:2 हो जाएगा, ठीक है? ये दोनों सेम सेम है, आपका आंसर 1/2 होगा। तो ये चीज़ क्लियर है ना? तो जो चीज़ें मैंने बताई है ना थ्योरी में, वो आपको दिखेगा। अब ये क्वेश्चन देखो 21/1/2019 शिफ्ट 2 में पूछा गया, तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ अलग से क्वेश्चन नहीं आते हैं, है ना? अब देखो ये इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया, जैसे मैंने इसके ऑप्शन जानबूझ के नहीं डाले, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में करिएगा। फिर बाकी की थ्योरी और जो क्वेश्चंस का पार्ट है वो हम अगले वाले में इस चैप्टर को खत्म कर लेंगे अगले सेशन में। क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अप्रोक्सीमेट रेशियो ऑफ लेंथ टू विड्थ ऑफ एनी स्टैंडर्ड इंजीनियरिंग ड्राइंग शीट। तो कोई भी जो स्टैंडर्ड ड्राइंग शीट होती है उसकी लेंथ और विड्थ का रेशियो क्या मैंने आपको बताया है अभी? बताओ फटाफट से कमेंट करके इसका आंसर देना। फिलहाल मैं इस सेशन को एंड करता हूँ, बाकी जो भी है वो करा दूंगा अगले सेशन में। फिर आपका देखो एक बार मैंने अगर ये टॉपिक करा दिया ना, मैंने बोल दिया अभी आपका टॉपिक खत्म हो गया सारे क्वेश्चन थ्योरी करा के, दैट मीन्स वो फिनिश हो गया। उसके बाद आपको उसके लिए कहीं भी देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? चलिए फिलहाल तो मैं इस सेशन को एंड करता हूँ एंड शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है? क्योंकि आपका जैसा भी रिस्पॉन्स रहेगा देखो उस तरीके से ही सेशंस आ पाएंगे। इस चीज़ को भी समझिए आप, ठीक है? सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।